नमस्कार, सारांश आईसीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यूनिट 10 आयोग की, जिसमें सभी आयोगों का सुपर फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है, जिसमें हम निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश के और भारत के दोनों ही बात कर चुके हैं। आज तीसरा वीडियो लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे यूपीएससी की। इस तरह से पूरी प्लेलिस्ट आपकी तैयार की जाएगी आयोग के लिए, जो कि सुपर फास्ट रिवीजन है आपके लिए, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे सारांश आईसीएस ऐप पर, साथ ही पीडीएफ भी आपको सारांश आईसीएस ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले आप सारांश आईसीएस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे आपको ये वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट भी इसके मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त हम 500 से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आपके आयोग कंप्लीट होने के बाद, वो भी आपको सारांश आईसीएस ऐप के स्टोर टैब में मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं यूपीएससी की। तो यूपीएससी में आप देखिएगा, हम इन बिंदुओं पे एक एक करके चर्चा करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी स्थापना कैसे हो रही है। स्थापना में हम बात करेंगे कि यह कैसा संवैधानिक निकाय है या नहीं है ना। फिर इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत मिलता है, तो हम उसकी बात करेंगे। इस आयोग की संरचना कैसी है, जैसे हमें पता है 1+10 की इसकी संरचना है, यानी एक अध्यक्ष 10 सदस्य है, ठीक है। वर्णन हमें अनुच्छेद 315 से शुरू होता है ये, ठीक है, और कहाँ तक जाता है 323 आर्टिकल तक हमें इसका वर्णन मिलता है। स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। तो इसकी भी हम बात करेंगे कि इतने पहले क्यों हो गई। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति साहब करते हैं, तो इसकी भी हम बात करेंगे आगे चल के। सेवा शर्त राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है, इनकी हम चर्चा करेंगे। कब नियम बनाए हमने। अध्यक्ष कौन कौन थे, तो हम सारे जो पहले अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के समय पहले अध्यक्ष थे, पहली महिला अध्यक्षा थी, या वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उन सबकी बात करेंगे, ठीक है। प्रमुख अनुच्छेद जो 315 से शुरू होंगे और 323 तक जाएंगे, तो सभी आर्टिकल्स को हम देखेंगे शॉर्ट में, और फिर पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। अब आप कहोगे पृष्ठभूमि पहले पढ़नी थी हमारे लिए, बाद में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि पृष्ठभूमि थोड़ा टाइम लेती है ना, और टाइम लेती है तो ये जो मेन चीज है ना, ये अपनी स्किप हो जाती है। हमें फोकस इस पे करना है, ना कि इस पे करना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत कम आएगा, बहुत रेयर केस में आएगा कि अगर 10 प्रश्न भी इसमें से बने तो बहुत कम चांस होंगे कि पृष्ठभूमि से एक आध क्वेश्चन में दूं, क्योंकि ये मेन हाथी है ना, ये हाथी की पूंछ है। तो हाथी के जो मतलब पूंछ है उसको अपन आगे नहीं लाएंगे, है ना, उसको पीछे ही रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आना नहीं, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करते हैं यूपीएससी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि यह कैसा निकाय है। सबसे पहले इसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है। तो हमें बताना है यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। क्या बताना है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह कैसा है, संवैधानिक निकाय, स्वायत्त, ऑटोनॉमस एवं इंडिपेंडेंट बॉडी है। क्यों है भाई ये संवैधानिक निकाय, तो हमें बताना है इसका जो स्थापना है या इसका वर्णन है हमें भारतीय संविधान के अंतर्गत मिलता है। इसकी स्थापना भारतीय संविधान के उपबंधों के तहत की गई है। अर्थात देखो, इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, इसका डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है भारतीय संविधान के भाग 14 में, पार्ट 14 में, ठीक है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 315 से 323 तक। ये आर्टिकल याद जरूर रखना कि स्थापना कहाँ होती है, 315 में होती है, और 315 से 323 तक भाग 14 के अंतर्गत लोक सेवा आयोगों का वर्णन किया गया है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 315 से 323 तक। ओके, ये याद हो जाएगा। क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, और इसका वर्णन कहाँ मिलता है, भारतीय संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक मिलता है, ठीक है। दो चीजें बात क्लियर हो गई आपकी। और ये बहुसदस्यीय निकाय है, यह भी आपको समझना है। पर देख लो आर्टिकल 315 क्या कहता है। 315 के लगभग 4 सब आर्टिकल है, लेकिन आप केवल 2 ही याद रखिए। एक याद रखना है, लोक सेवा आयोग इसकी हेडिंग है ना, आर्टिकल 15 की। और पहला जो सब आर्टिकल है वो इसका कहेगा कि यूपीएससी यानी एक संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग, संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग। आपको एक बात बताए, यूपीएससी और स्टेट पीएससी साथ साथ चलेंगे आपके, है ना, थोड़ा सा चेंज है। यानी जब हम एमपीपीएससी पढ़ रहे होंगे तो उसके जो अदर फैक्ट है वही पढ़ने, बाकी सब कॉमन है। तो अभी आप याद कर लीजिएगा यूपीएससी और स्टेट पीएससी और ज्वाइंट पीएससी, जेपीएससी, तीनों की, ठीक है। तो पहला सब आर्टिकल कहता है संघ एवं राज्यों की क्या, लोक सेवा आयोग के पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या, लोक सेवा आयोग। यानी संघ के लिए एक पीएससी होगा और राज्यों के अपने अपने पीएससी होंगे। यानी कि हम यहाँ पे 2 चीजों की बात करेंगे, एक बात करेंगे यूपीएससी की, ठीक है, ये क्या होगा, यूनियन पब्लिक संघ के लिए, और एक होगी एसपीएससी यानी कि स्टेट पीएससी, अन्य अदर राज्यों के लिए। और आर्टिकल इसका मतलब जो सेकंड सब आर्टिकल है वो कहता है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी कि ज्वाइंट पीएससी,
जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे आगे जब भी हम प्रयोग करेंगे इस वर्ड को, तो ज्वाइंट पीएससी यानी कि जेपीएससी वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना करता है और 2 सब आर्टिकल है, उतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम इसको जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो वर्णन कहाँ मिलता है हमें? यूपीएससी का। और जब भी हम एमपीपीएससी पढ़ रहे होंगे तो एमपीपीएससी की भी स्थापना 315(1) के ही तहत हुई है। ठीक है, इसको भी याद रखना है, यानी यूपीएससी एमपीपीएससी सेम आर्टिकल। और अगर कोई जेपीएससी है, यानी कि जेपीएससी क्या है ये समझ लीजिए, जब 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग गठित कर लेते हैं, और वह संयुक्त लोक सेवा आयोग फिर दोनों राज्यों के लिए क्या करेगा, लोक सेवा परीक्षाओं का आयोजन कराएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है जेपीएससी। ठीक है, तो एक ही आर्टिकल में यानी 315 में ही क्या है, लोक सेवा आयोगों की स्थापना के संबंध में बताया गया। फिर देख लो यूपीएससी की, चूंकि हम चर्चा कर रहे थे तो यूपीएससी को हम देख लेते हैं कि यूपीएससी की स्थापना कब हुई। तो यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। अब इसके लिए थोड़ी पृष्ठभूमि पे जाना होगा, हम एंड में जाएंगे, आप सीधे स्किप करके एंड पे भी देख सकते हो कि भैया पृष्ठभूमि क्या थी। हालांकि वो अपन कार्नवालिस से लेके वेलेजली से लेके पूरा अभी तक का बताएंगे, स्वतंत्रता तक का। यहाँ पे आप समझ लो कि 1919 में आपका एक अधिनियम आया था, कौन सा? भारत शासन अधिनियम है ना, मार्टिन-चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत। इन सुधारों के अंतर्गत प्रावधान किया गया था कि हम लोक सेवा आयोगों की स्थापना करेंगे, और इसी क्रम में हमने 1923-24 में क्या किया था, एक ली आयोग का क्या किया था, गठन किया था। कौन सा आयोग? ली आयोग। और ली आयोग की रिकमेंडेशंस पर, ली आयोग की सिफारिशों पर हमने 1 अक्टूबर 1926 को क्या किया था, यूपीएससी का गठन किया था। क्या किया था? संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया था। किस आयोग की सिफारिशों पर? ली आयोग की सिफारिशों पर। किस अधिनियम के तहत? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, मार्टिन-चेम्सफोर्ड सुधार जो आए थे उनके तहत इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1926 को, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ है मुख्यालय? मुख्यालय है नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और धौलपुर हाउस के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे इस पेज पे 3 बातें क्लियर हुई आपको, क्या क्या? वर्णन 315 में मिलता है, यानी यूपीएससी का गठन आर्टिकल 315(1) के तहत होता है। फिर इसके बारे में हमने बात करी, स्थापना कब हुई, तो 1 अक्टूबर 1926 को हुई, और मुख्यालय कहाँ है? धौलपुर हाउस में है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं इसके अध्यक्ष के बारे में कि पहले कौन थे, पहली महिला कौन थी, और वर्तमान में कौन है, और स्वतंत्रता के समय कौन थे। तो एक एक करके बात करते हैं। जब 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी का गठन हुआ, तब इसके पहले अध्यक्ष बने थे रॉस बारकर साहब। रॉस बारकर 1926 से 1932 तक आपके यूपीएससी के अध्यक्ष रहे। ठीक है, ये है आपके रॉस बारकर साहब, जो कि यूपीएससी के फर्स्ट चेयरमैन थे पहले, जब भारत स्वतंत्र हो गया। ठीक है, अभी तक ब्रिटिश के अधीन था यह लोक सेवा आयोग, लेकिन जब भारत क्या हो गया, स्वतंत्र हुआ, तो 1947 से 1949 तक एच के कृपलानी। ठीक है, कौन? एच के, याद रखिएगा, एच के कृपलानी कौन बने? आपके यूपीएससी के पहले, आपके स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष बने। ठीक है, फिर आप देखोगे पहली महिला रॉस विलियम मैथ्यू। ठीक है, इनको मैथ्यू का कीजिएगा, रॉस विलियम मैथ्यू 1992 से 96 तक यूपीएससी की क्या रही, महिला अध्यक्ष रही। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन होंगे? रॉस विलियम मैथ्यू, रॉस विलियम मैथ्यू। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के चेयरमैन है। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, फर्स्ट चीफ कौन थे? रॉस बारकर साहब। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो एच के कृपलानी। और फर्स्ट लेडी, फर्स्ट वुमेन कौन थी? तो रोज विलियम मैथ्यू। और प्रदीप कुमार जोशी अभी प्रेजेंट में क्या है? यूपीएससी के चेयरमैन है। ठीक है, बातें क्लियर होगी। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेंगे। संरचना की बात करें तो अब यहाँ से आपको आर्टिकल भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक एक करके हम बात करते हैं कि यूपीएससी का गठन आपको 315 के तहत किया गया है, तो यहाँ पे अपन को यही बताना है। हालांकि संरचना के बारे में आपको कहा नहीं गया है, ये कहा गया है कि राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, फिक्स आपको नहीं बताया गया है। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं संरचना कैसी है। संरचना है 1+10 की। अभी 1+10 क्या बोल दिया मैंने, इसको याद रखिएगा। 1 यानी कि एक अध्यक्ष होगा आयोग का, और 10 क्या होंगे? सदस्य होंगे आपके यूपीएससी में। स्ट्रक्चर को हम कैसे याद रखेंगे? 1+10 का इसका स्ट्रक्चर है। हालांकि यह संख्या संविधान में नहीं दी गई है, निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति महोदय के पास है ना। सदस्यों की संख्या संविधान में नहीं दी गई है, इस बात को याद रखिएगा। द नंबर ऑफ द मेंबर्स इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। याद रखिएगा इस बात को। और राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया है? राष्ट्रपति महोदय ने संघ लोक सेवा आयोग सदस्य नियम बनवाए,
कब? 1969 में। और इनके द्वारा हमने यह डिसाइड किया कि यूपीएससी की जो सदस्य संख्या होगी वो 10 सदस्यों से मिलकर बनेगा, अध्यक्ष के बगैर। तो देखो यहाँ पे सदस्यों की अधिकतम संख्या 10 हो सकती है अध्यक्ष के बगैर, यानी एक अध्यक्ष होगा और 10 सदस्य होंगे। 1+10 का क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर होगा। अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी मेंबर रूल्स, कब? 1969, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी 10। ओके, इस बात को याद रखिएगा। कितनी है सदस्य संख्या? 1+10। आगे बढ़ते हैं। चलिए, नियुक्ति की बात करें, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता कौन है? तो करता कौन है, तो एक एक करके बात करेंगे, तीनों की बात करेंगे, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जेपीएससी, है ना। तो एक एक करके, जो यूपीएससी होगा उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसे ही संयुक्त लोक सेवा आयोगों की भी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। तो यूपीएससी और जेपीएससी में आपको बताना है कि इनके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। जबकि अगर स्टेट पीएससी में आप जाओगे, राज्य लोक सेवा आयोग में जाओगे, तो वहां पे संबंधित राज्य के राज्यपाल क्या करेंगे? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। कौन सा आर्टिकल ये बात कहता है कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी और ज्वाइंट पीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति होगी? तो अनुच्छेद 316(1) कहता है क्या? कि इनके अध्यक्षों की नियुक्ति, है ना। 316 में मेनली जो बताई गई है नियुक्ति, सेवा शर्तें, योग्यताएं, कार्यकाल आदि आदि बताया गया है। ठीक है, तो इनकी एक एक करके हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नियुक्ति हो गई। यूपीएससी जेपीएससी में कौन? राष्ट्रपति। स्टेट में कौन? राज्यपाल। सिंपल, 316(1) के तहत। इसके 4 सब आर्टिकल है, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट आप देख लीजिए फिर से। ठीक है, अब पदावधि की बात करें तो पदावधि इन्होंने 6 वर्ष रखी है। ठीक है, 6 वर्ष की पदावधि रहेगी, लेकिन यूपीएससी के लिए यह 65 वर्ष तक रहेगी, है ना। और स्टेट पीएससी और ज्वाइंट पीएससी के लिए 62 वर्ष रहेगी, है ना। तो यूपीएससी का मेंबर, अध्यक्ष और सदस्य कितने वर्ष तक कार्यकाल रहते हैं? 6 और 65 वर्ष, यानी 6 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष का आयु, अधिकतम आयु रहेगी। ठीक है, और स्टेट पीएससी में आप देखोगे तो स्टेट पीएससी और ज्वाइंट पीएससी में जो मैक्सिमम एज होगी, एज लिमिट होगी, वो होगी 62 ईयर्स। ओके, इस बात को याद रख लेना। अब देखो त्याग पत्र की बात करें। त्याग पत्र में यूपीएससी और ज्वाइंट पीएससी जैसे नियुक्ति होगी वैसे त्याग पत्र होगा। नियुक्ति में आपने देखा यूपीएससी जेपीएससी राष्ट्रपति, तो यूपीएससी जेपीएससी राष्ट्रपति महोदय, है ना। और स्टेट पीएससी में त्याग पत्र देना हो किसी अध्यक्ष सदस्य को तो राज्यपाल साहब को, है ना। रेजिग्नेशन किसको जाएगा? यूपीएससी ज्वाइंट पीएससी का प्रेसिडेंट साहब को, और अगर स्टेट पीएससी है तो अपने गवर्नर साहब को। इस बात को याद रख लीजिएगा। एक बार फिर से तीनों चीजें दोहराइए। नियुक्ति में यूपीएससी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। पदावधि 6-65 और बाद में बता दें त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, ऐसे ज्वाइंट पीएससी की बात करें तो नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय, पदावधि 6-62 और त्याग पत्र किसको जाएगा? राष्ट्रपति साहब को ही जाएगा। स्टेट पीएससी की बात करें तो नियुक्ति राज्यपाल, पदावधि 6-62 और त्याग पत्र राज्यपाल। ठीक है, ये हो गया आपका 316(2), ये इसको याद रखिएगा। अब देखो 316(3) कहता है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पुनः उसी पद पर क्या नहीं किया जाएगा? नियुक्त नहीं किया जाएगा जिस पद से वे रिटायर हुए। मान लो मैं हूं किसी स्टेट पीएससी का सदस्य, ठीक है, तो अब मैं अगर एक बार सदस्य बन गया तो मैं उसी पद पर, क्या बोल रहा है ये, उसी पद पर नियुक्त मुझे नहीं किया जाएगा। 319 साल की वो पुनर्नियुक्ति की बात करता है तो उसको हम इस पर समझेंगे। अभी ये बताना है कि जिस पद पे मैं रिटायर हो गया उसी पे नहीं आऊंगा, उससे अगर ऊपर का पद है तो मैं उस पर आ सकता हूँ। ठीक है, उसी पद पे, सेम पद पे मैं वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, तो पुनः उसी पद पर नियुक्ति की रोक लगाता है 316(3), इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब a chairperson and member of the Public Service Commission shall not be reappointed to the post from which they have retired। इस बात को क्या करना है, याद रखना है। अब देख लेते हैं यूपीएससी जो नियम बने थे 1969 में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा क्या थे। तो इसकी धारा 3, इन नियमों की धारा 3 कहती है कि भैया यूपीएससी के सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। हमने अभी बात करी थी संरचना में। और धारा 4 कहती है कि अध्यक्ष को 2.5 लाख रुपए वेतन देंगे हम, और सदस्यों को 2,25,000 रुपए क्या देंगे? वेतन देंगे। ये इसमें डिसाइड कर दिए नियम के अकॉर्डिंग, 1969 के नियम के अकॉर्डिंग।
ठीक है, सिंपल सी बात थी। अब हम नजर डालते हैं प्रमुख आर्टिकल्स पे। अच्छा, 317 को भी देख लेते हैं कि हटाना कैसे है। इसके 4 उपभाग हैं, देख लीजिएगा एक एक करके। 317 में बताई गई है क्या, हटाने की प्रक्रिया। अब एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं, 315 में क्या बताया गया है। 315 में यूपीएससी, जेपीएससी और स्टेट पीएससी के गठन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, गठन। ठीक है, तो 316 जो था वो तीनों आयोगों के, उसमें आपने बताया क्या, नियुक्ति, कार्यकाल, ठीक है, आदि आदि त्याग पत्र वगैरह जो आपने देखे उनके बारे में बताया। आप 316 है हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया, एक बात बस याद रखना है, सभी यूपीएससी हो, जेपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, सभी को कौन हटाते हैं, राष्ट्रपति महोदय हटाते हैं। तो 317 एक, अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया सभी के सदस्य, यानी यूपीएससी हो चाहे जेपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, सभी के सदस्यों को हटाने का काम राष्ट्रपति को, भले ही स्टेट पीएससी में राज्यपाल ने अपॉइंटमेंट दिया हो। ठीक है, लेकिन हटा कौन सकता है, केवल राष्ट्रपति, ना कि राज्यपाल। इस बात को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, और आधार क्या है, बेस क्या है, तो साबित कदाचार यानी कि प्रूवन मिसबिहेवियर। ठीक है, मिसबिहेवियर जब होगा तभी इनको हटा सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, और प्रक्रिया क्या रहेगी, प्रक्रिया रहेगी आर्टिकल 145 के तहत उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की जांच के बाद, पहले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जांच करेंगे यूपीएससी के सदस्य अध्यक्ष को हटाने के लिए, और उसके बाद ही राष्ट्रपति साहब क्या कर सकते हैं, इन सदस्यों या अध्यक्षों को हटा सकते हैं, किसी भी आयोग के हों। ठीक है, अब अगर 145 के तहत जांच चल रही है इनके विरुद्ध साबित कदाचार की, है ना, तो जांच के दौरान अगर इनको हमें सस्पेंड करना है, निलंबित करना है, तो यूपीएससी और जेपीएससी के सदस्य को अगर निलंबित करना है, अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित करना है, तो राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं, और अगर स्टेट पीएससी के लिए करना है तो राज्यपाल साहब करेंगे। ठीक है, इस बात को याद, निलंबन देख रहे हो, अकेला हटाना है तो हटाने का काम राष्ट्रपति का है। निलंबन आप देखोगे तो वही प्रक्रिया है जैसे त्याग पत्र की थी, याद रखिएगा, है ना, नियुक्ति की भी सेम थी, इसको ऐसे रिलेट करके रखिएगा। और 317 जो था, 317 क्या कहता है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने के अन्य आधार। देखो पहले में दिया है एक आधार, कौन सा, साबित कदाचार। अगर इसके आधार पर हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट से जांच करवानी पड़ेगी, है ना। और फिर 4 में इन्होंने बता दिया है कि ये जो कदाचार है वो क्या है। जो 1 में बताया है, ये वर्ड यूज किया है हमने, ये जो वर्ड यूज किया है हमने, है ना, उस वर्ड को 317(4) में बताया कि ये क्या है, मिसबिहेवियर, प्रूवन मिसबिहेवियर। तो किसी नियमित कंपनी से करार करना, है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है, या फिर भारत या राज्य सरकार के पद के अधीन कोई पद धारण कर लेना, क्या होता है, कदाचार कहलाया जाएगा। और इसके अतिरिक्त भी अन्य आधार है जिनसे के आधार पर भी हटाया जा सकता है। वे आधार क्या है कि वह पागल या दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, किसी अन्य वैतनिक कार्य में लग गया हो, या फिर मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो, तो उसे राष्ट्रपति साहब क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं 317(3) के तहत। और अगर प्रूवन मिसबिहेवियर के आधार पर हटाना है तो 317(1) के तहत। हटाने की प्रक्रिया थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको एक बार फिर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अच्छा इंग्लिश में एक बार फिर से मैं रिपीट करा दे रहा हूं कि देखो, अगर प्रूवन मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट के आधार पर हटाना है तो आपको 317(1) के तहत हटाया जाएगा, है ना। और कौन हटाएगा, सभी आयोगों के लिए, यूपीएससी के चाहे जेपीएससी चाहे स्टेट पीएससी, राष्ट्रपति साहब ही हटाएंगे, है ना। और कैसी होगी प्रक्रिया, तो आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स, है ना, अंडर आर्टिकल 145, इसको याद रखिएगा। सस्पेंशन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, जेपीएससी यूपीएससी के लिए राष्ट्रपति साहब और स्टेट पीएससी के लिए गवर्नर। ठीक है, और जो मिस प्रैक्टिस या मिसबिहेवियर वाली चीज है वो आपको 317(4) में बताई गई है ना। एग्रीमेंट विद द रेगुलर कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, कोई भी आप इनके साथ करार कर लेते हो तो आपको ये मिसबिहेवियर माना जाएगा, माल प्रैक्टिस मानी जाएगी। ठीक है, मिसकंडक्ट माना जाएगा। ठीक है, और अगर ये प्रूव हो जाता है तो आपको आर्टिकल 145 के तहत इन्वेस्टिगेशन होगी, और फिर राष्ट्रपति साहब आर्टिकल 317(1) के तहत हटा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर टाइम लग सकता है, एक एक करके हम बात करेंगे। क्या, सबसे पहले देखो संघ लोक सेवा आयोग, है ना, 315 हमने अभी चर्चा करी है। एक मिनट में आपको एक बोर्ड लेकर आता हूं। इसमें आप देखोगे
सबसे पहले 315 की हम बात कर रहे हैं। तो 315 में हमने बताया कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जेपीएससी, इन तीनों के गठन के बारे में बताया गया है। तो 315 एक में आपको बताया गया है, 315 एक, इसमें भी मैं डालूंगा 315 एक, और ये है आपका 315 दो जेपीएससी। तो इनके गठन आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, यानी गठन का प्रावधान कहाँ है, 315 आर्टिकल में है। ओके, अब ये आ जाते हैं वापस 316 में हमने देखा सदस्यों की नियुक्ति। तो आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, नियुक्ति कौन करता है, यूपीएससी के लिए राष्ट्रपति, जेपीएससी के लिए राष्ट्रपति और स्टेट पीएससी के लिए राज्यपाल। योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता के लिए हम फिर से आते हैं। योग्यता जो है, योग्यता हालांकि बताई नहीं गई है कि क्या योग्यता होनी चाहिए अध्यक्ष सदस्य बनने के लिए, लेकिन 1+10 की जो संरचना है इसमें यह बताया गया है कि आधे से अधिक सदस्य, कितने, आधे से अधिक सदस्य क्या होने चाहिए, कम से कम आधे से अधिक सदस्य 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए इनके पास। यही एक छोटी सी योग्यता है जो कि बताई जाती है यूपीएससी या लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। ठीक है, और कार्यकाल कितना है, तो यूपीएससी के लिए कार्यकाल कितना है आप बताओगे, 665 है, और राज्य जेपीएससी या स्टेट पीएससी के लिए बताओगे तो आपको कितना मिलेगा, 662। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा आपका आर्टिकल 316। 317 में सेवा शर्त है, बर्खास्तगी और निलंबन बताया गया है। तो बर्खास्तगी राष्ट्रपति महोदय करेंगे, किसके लिए, यूपीएससी जेपीएससी के लिए, गवर्नर स्टेट पीएससी के लिए, यानी ये सस्पेंशन है। और ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से हटाना है, हटाने की प्रक्रिया सभी आयोगों की राष्ट्रपति द्वारा ही हटाए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर देख लो 318 कहता है आयोग के सदस्य एवं कर्मचारियों की सेवा शर्त है। तो इसके नियम वगैरह राष्ट्रपति ने 1969 में बताए। सेवा शर्त कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति महोदय डिसाइड करेंगे, वेतन वगैरह। ठीक है, तो ये डिसाइड करते हैं। 319 कहता है आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति पर पद पर बने रहने से रोक, है ना। कहने का मतलब ये है कि उसी पद पर नहीं बने रहेंगे, हालांकि ये अपने से जो ऊपरी पद होगा उस पर ही ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एमपीपीएससी का अध्यक्ष हूं तो मैं आगे जाके यूपीएससी के सदस्य और यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता हूं। अगर मेरा वो कार्यकाल बचा है, एज बची है ना, तो मैं उसका बन सकता हूं। हालांकि मैं उसी पद पर, यानी मैं एमपीपीएससी का अध्यक्ष फिर से नहीं बन सकता। ठीक है, पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती, यानी उसी पद पर, ऊपर वाले पद पर हो सकती है। मान लो अगर मैं यूपीएससी का सदस्य हूं, रिटायर हो गया हूं, तो अब मैं, अगर मेरे पास जो लास्ट लिमिटेड एज है अगर वो बची है, तो मैं फिर यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता हूं और किसी स्टेट पीएससी का भी अध्यक्ष बन सकता हूं। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है कि उसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते, हालांकि उससे बड़े पद पे अपॉइंट हो सकते हैं। ओके, फिर 320 में आपको मिलेगा लोक सेवा आयोग के कार्य। तो लोक सेवा आयोग के कार्य क्या है, आपके भर्ती परीक्षा आयोजन कराना यूपीएससी के लिए, आपको कुछ मामलों में राष्ट्रपति साहब को जो भी इनके नियुक्ति संबंधी मामले होते हैं उनमें परामर्श देना राष्ट्रपति महोदय को। राज्यपाल राज्यों के लिए भी सलाह दे सकता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद, अगर किसी ऐसे विषय पर मांगी जाए इनके द्वारा सलाह, तो यूपीएससी के कुछ काम होते हैं। कुछ और प्रशासनिक विषय हैं जैसे पदोन्नति, ट्रांसफर, एक सेवा से दूसरी सेवा में जाना, तो इन मामलों में भी परामर्श देता है यूपीएससी किसको, आपकी केंद्र सरकार को। ठीक है, तो ये आपके यूपीएससी के या स्टेट पीएससी के अलग अलग संदर्भों में कार्य हो जाएंगे। ठीक है, पर 322 कहता है लोक सेवा आयोग के वेतन संचित निधि से दिए जाएंगे। तो यूपीएससी के वेतन जो होंगे वो आपके भारत की संचित निधि से जाएंगे, और राज्य का जो होगा वो राज्यपाल यानी कि राज्य की संचित निधि से वेतन भत्ते दिए जाएंगे। और फिर 323 कहता है आयोग के प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट्स। ठीक है, तो यूपीएससी का प्रतिवेदन जो जाएगा, रिपोर्ट्स जो जाएगी वो जाएगी राष्ट्रपति महोदय को, आर्टिकल 323 के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, प्रतिवेदन है, क्या है, 323 के तहत ये प्रतिवेदन बताया गया है। यूपीएससी का राष्ट्रपति को जाएगा और स्टेट पीएससी का जाएगा किसको, राज्यपाल महोदय को। ठीक है, याद रह जाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट, आर्टिकल 315 कहता है। 316 अपॉइंटमेंट एंड द टेन्योर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, डिसमिसल एंड द सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन
सभी के, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी हो। 318 यानी 318 कहता है कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स एंड द एम्प्लॉयज ऑफ द कमीशन, तीनों पीएससी के लिए है। फिर कुछ रोक लगाते हैं पद पे, प्रोहिबिशन टू कंटिन्यूशन ऑफ द ऑफिस बाय द मेंबर्स ऑफ कमीशन, है ना। तो ये आपको बता दिया गया है कि भाई पुनः उसी पद पे नहीं होंगे, हालांकि उससे बड़े पद पे नियुक्त हो सकते हैं। फिर फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन 320, ये भी याद रखिएगा, 320 और 323 याद रखिएगा, ठीक है। और 321 पावर टू एक्सटेंड द फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, अच्छा ये हमने छोड़ दिया है शायद। तो ये बताता है कि ये विधायिका के पास पावर है। विधायिका मतलब क्या, विधायिका का मतलब क्या है, केंद्र में सांसद हो जाएगी और राज्य में राज्य के विधानमंडल हो जाएंगे, है ना। तो ये शक्ति रखते हैं कि इनकी कार्य में वृद्धि कर सके, ठीक है। क्या, पावर टू एक्सटेंड द फंक्शन, इनके कार्यों में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, विधायिका के पास है। तो संसद और विधानमंडल अपने अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए काम कर सकती है। 22 में इनकी जो सैलरीज हैं वो संचित निधि से दी जाती हैं, कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है, याद रखिएगा। और रिपोर्ट्स ऑफ द कमीशंस, तो ये भी याद रखिएगा किस आर्टिकल के तहत, 323 के तहत ये दी जाती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पृष्ठभूमि पे। ये मुझे बाद में बतानी थी, इसलिए बतानी थी क्योंकि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो लोक सेवा है इनकी शुरुआत किसने करी थी, तो कार्नवालिस ने करी थी, इसलिए कार्नवालिस को हम लोक सेवा का क्या मानते हैं, जनक मानते हैं। फिर इनकी ट्रेनिंग के लिए 1800 में हमने एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी, कहाँ पे, कलकत्ता में करी थी, हालांकि 2 साल बाद यह कॉलेज बंद हो गया था, ठीक है। किसके टाइम पे, बेलेजली के टाइम पे। कौन सा, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, कलकत्ता में है। फिर देखो ईस्ट इंडिया कॉलेज 1806 में खोला गया, जिसे हिलेब्री कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। फिर आप देखो 1854 में मैकाले समिति का गठन हुआ, और इस मैकाले समिति ने क्या किया था, मैकाले समिति ने ये की बात करी कि आपके लोक सेवा परीक्षाओं का आयोजन होगा। और फिर 1955 में परीक्षाओं का आयोजन हुआ, प्रतियोगी परीक्षाओं का, लंदन में इसकी शुरुआत हुई। और पहला भारतीय जिसने यह परीक्षा पास करी उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के छोटे भाई थे। पहले भारतीय बनते हैं जो ये परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा पास करते हैं, ठीक है। फिर इनकी जो एज थी वो बहुत कम रहती है, तो हमने इनकी एज का मतलब एज लगभग 21-22 वर्ष रहती है कि लिमिटेड एज, अभी अपनी तो 35 साल तक हो जाती है, 35-40 तक मिल जाती है आपको। तो इसके लिए हमने सत्येंद्रनाथ बनर्जी ने थोड़ा सा आंदोलन चलाया, और बाद में डफरिन के टाइम पे एचिसन आयोग का गठन हुआ, और एचिसन आयोग ने क्या किया, इनकी जो मैक्सिमम एज है वो 23 वर्ष कर दी गई इसके बाद में, इस आयोग के गठन के बाद में, ठीक है। तो याद रखिएगा। फिर आता है इस्लिंगटन आयोग, और इस्लिंगटन आयोग जो हुआ 1922 में गठित हुआ, और उसने रिकमेंड किया कि जो परीक्षा है वो लंदन और इलाहाबाद यानी भारत और इंग्लैंड दोनों जगह एक साथ होनी चाहिए। और बाद में हमने 1922 में इस्लिंगटन आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर इलाहाबाद में पहली बार परीक्षा का आयोजन किया, ठीक है। फिर हमने देखा 1924 में ली आयोग का गठन हुआ, और ली आयोग ने रिपोर्ट दी, उसके आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी का गठन होता है। बाद में यही यूपीएससी जो 1 अक्टूबर 1926 को गठित हुआ था, 1935 के अधिनियम के माध्यम से क्या हो जाता है, 1 अप्रैल 1937 से फेडरल लोक सेवा आयोग बन जाता है, एफपीएससी बन जाता है, ठीक है। और बाद में जब हम स्वतंत्र होते हैं तो 26 जनवरी 1950 को यह क्या बन जाता है, यूपीएससी बन जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त 3 आयोग स्वतंत्र भारत में गठित हुए। कोठारी आयोग ने त्रिस्तरीय परीक्षा की रिकमेंडेशन करी, यानी प्री मेंस इंटरव्यू वाली बात कही। सतीश चंद्र समिति जो कि 1989 में गठित हुई, इसने कहा कि ये निबंध का पेपर भी आपका होना चाहिए यूपीएससी में। और फिर 2004 में होता कमेटी गठित हुई, और इसने कहा कि सीसेट भी होना चाहिए आपके सिविल सेवा परीक्षाओं में। तो इस तरीके से आपके यूपीएससी से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड था, ये आपने देख लिया है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पहले जो था वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब हम आ जाते हैं वापस से, आपने जो पढ़ा है उसको मैं एक बार फिर से बता दूं, है ना। अब आपने देखा स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी, आपको याद हो गया होगा। आपको यह भी याद हो गया है कि इसका वर्णन हमें भारतीय संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 के बीच मिलता है। संरचना 1+10 की है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं यूपीएससी के लिए।
ठीक है, और जेपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए राज्यपाल करते हैं, ये भी आपको याद हो गई। सेवा शर्तें राष्ट्रपति महोदय द्वारा निर्धारित होती हैं। अध्यक्ष कौन थे? रॉस बार्कर फर्स्ट थे। स्वतंत्र भारत के एच के कृपलानी थे। पहली महिला रोज विलियन बेथ्यू थी और वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी है। प्रमुख आर्टिकल में आपको 315 याद रखना है, 316 याद रखना है, 320 याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्य दिए गए हैं। और 323 याद रखना है क्योंकि इसमें प्रतिवेदन दिया गया है। और पृष्ठभूमि आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है, वो तो आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सारा साइंस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। इसके क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त पूरी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब और ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।